आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्लास 10th का प्रमेय 1.2। इससे पहले 1.1 के सभी सवालों को हमने कर लिया था इससे पहले की वीडियो में। आइए देखते हैं प्रमेय 1.2 और इसका कुछ उदाहरण। प्रमेय 1.2 कहता है, जिसको कि हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नंबर सिस्टम का वीडियो में जिन संख्याओं का केवल 2 अपवर्तक होगा वे क्या होंगी, अभाज्य होंगी, और 2 से अधिक वाले क्या होंगे, भाज्य होंगे। ठीक है, जिसमें कि एक हमारा कुछ नहीं होता था, न तो भाज्य होता था न अभाज्य होता था, क्योंकि उसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होता था। आइए इसमें देखते हैं कहता क्या है। कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे हम एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 18 ले लेते हैं, ठीक है, और 18 लेके हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या आता है। 18 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले आप 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। जो अभाज्य संख्या है उन्हीं से लगाते हैं, 3 से एक बार में। ठीक, अब इस 18 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसका मतलब कहने का हुआ कि सबसे पहले हम 2 से जो लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 से ही लगाएं, हम 3 से भी लगा सकते हैं। उसमें भी बात क्या आना चाहिए, यही आएगा। इसलिए कहता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, यानी क्रम का हम लोग उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। जैसे आप 18 को अगर लगाइए 3 से ही पहले, तो 3 नमा 18, 3 से लगाइए तो 3 तिया 9, सॉरी, ये 18 को आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 छके 18 और 3 दूना 6 और 2 से लगाएंगे एक बार में। अभी भी देखिए 18 बराबर क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 2। और यही चीज़ जो चीज़ हमको यहाँ मिल रहा था वही चीज़ हमको यहाँ मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड अगर हम किसी भी भाज्य संख्या का करते हैं तो उसका क्रम जो है हम उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बात ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कह रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते वक्त यह कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रम के हिसाब से ही चलें हम लोग, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से, ऐसे नहीं चल के हम लोग पहले भी 5 से चल सकते हैं, फिर 3 से चल सकते हैं। बात वही आएगी जैसा यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। उदाहरण का 5वां प्रश्न कहता है संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए हम मान लेते हैं n बराबर क्या है, 1 2 3 4 5, इससे आगे। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए डॉट 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 लिख दिए। अब कहता है 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 पर पावर n पर विचार करते हैं, n का मान हम लोग 1 ले लेते हैं तो क्या, फिर n का मान हम लोग 2 ले लेते हैं तो क्या, देखिए 4 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 16। इसी तरह आप 4 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। 4 पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर इसी तरह आप देखेंगे 4 का पावर 5 क्या हो जाएगा, तो 256 में 4 से गुना कर देंगे तो आप 1024 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या कहता है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिस पर
जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने का मतलब कहना है कि इकाई अंक क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, इकाई अंक क्या हो, 0 हो जाए। अगर देखिए 4 पर पावर 5 से हम लोग आगे बढ़ते चले आते तो हमको क्या होता है, मान मिलते चला आता। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो, इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, अगर और बढ़ें तो क्या 100 हो सकता है। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोट कीजिए, 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 गुना 10। 20 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 10। 30 के लिए क्या लिखते हैं, 3 गुना 10। 40 के लिए क्या लिखते हैं, 40 गुना 10, 4 गुना 10। इसी तरह 100 के लिए क्या लिखेंगे, 10 गुना 10। आप कोई भी 520 ले लीजिए, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 52 गुना 10। कोई भी ऐसा कुछ आप ले लीजिए और देखिए जितना भी ये 10 है, जितना भी ये 10 आपको दिख रहा है लास्ट में, ये 10 कैसे बना होगा? ये 10 बना होगा 2 गुना 5 से, 2 गुना 5 से, 2 गुना 5 से, 2 गुना 5 से या 2 गुना 5 से। इसका मतलब इतना तो समझ में आता है कि अंक कोई भी अंक अगर जीरो, इकाई अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो वहाँ ये चीज़ हमको मिल रहा है, वहाँ 2 गुना 5 मिलेगा ही मिलेगा। अगर 2 गुना 5 नहीं है तो इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हमको देखना होगा कि अगर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब है कि वहाँ 2 गुना 5 होगा ही। अच्छा, 4 में आइए, 4 के लिए देखते हैं, क्या जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा संभव है। जितना भी हम लोग 4 पर मान रख के देखें तो उसमें क्या हुआ, 2 गुना 5 कहीं आपको मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, देखिए इधर हम लिखते हैं, किसी संख्या के इकाई अंक, देखिए यहाँ समझने के लिए हम इकाई अंक लिख रहे हैं, किसी संख्या के इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में किसका होना जरूरी है? तो देखिए 2 गुना 5 का होना जरूरी है, यानी 2 और 5 का होना जरूरी है। 2 और 5 का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन 4 के लिए अगर कोई भी मान आप रख दीजिए तो उसमें क्या होता है, देखिए अगर हम 4 पे पावर n रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4 का, तो देखिए 2 दूना 4, क्या कहीं 2 और 5 आपको मिला? 2 और 5 मिला? नहीं मिला। तो इसके लिए यह क्या हो जाता है, 2 गुना 2 और इस पर पूरा पे पावर n, और इसको चाहिए तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर n। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 और 5 उपस्थित हैं? तो नहीं है। देखिए यहाँ सिर्फ 2 और 2 उपस्थित है, तो 4 के गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित नहीं है। इस प्रश्न के लिए देखिए
क्या लिखेंगे अब, 4 के, चूंकि 4 के गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं। आप चाहिए तो भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 के गुणनखंडों में 2 उपस्थित है परंतु 5 नहीं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि 4 के गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में 0 पर समाप्त होने का मतलब है इकाई अंक। ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का भाषा थोड़ा सा अलग दे दिया है, उसको समझना जरूरी है। 0 पर समाप्त होने से मतलब है इकाई अंक। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। तो देखिए बड़ा आसान है, पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3। अच्छा, चाहिए तो आप 3 से भी लगा सकते हैं, बात वही होगा अभी जो हम लोग प्रमेय 1.2 में देखें, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उसमें भी यही बात कहता था, किसी भाज्य संख्या के लिए आप अभाज्य गुणनखंड बिना क्रम में सजाए हुए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 से जैसे हम इसमें लगाते हैं तो 2 दाहें 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए कैसे, तो 6 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 3। ठीक है, और 20 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 5। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो HCF में देखिए, इसको पावर में अगर लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, 2 गुना 1, 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1। अच्छा, इसको अगर पावर में लिखना चाहे तो 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 1। देखिए HCF में क्या करते हैं ना, HCF में करते हैं जो दोनों में उपस्थित है। जैसे 2 संख्या पूछ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि दोनों में उपस्थित है। अगर 3 संख्या का पूछता तो तीनों में उपस्थित होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर यहाँ पर हम बनाएं तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है। और इसके हिसाब से चलेंगे, 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, तो इसका मतलब है 2 पर पावर 1 का मतलब 2 है और 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 है। तो इसका मतलब 1 2 तो निकल सकता है, जो दोनों में उपस्थित होगा वही HCF होगा। ठीक है, HCF बराबर क्या होगा, 2 पर पावर 1। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2। ठीक, चलिए एक चीज और भी देखते हैं इसके लिए। कहता है जैसे बारात में आता है तो समधी मिलान होता है ना, उस तरह से भी आप इसको देखिए, माला पहना दीजिए, जितना का माला बनेगा वो सब में से निकल के आएगी संख्या। ठीक है, ऐसे देखिए HCF के लिए क्या होता है, HCF के लिए हम लोग कहते हैं कि जो गुणनखंड दोनों में है उसका न्यूनतम मतलब सबसे कम घात। ठीक है, जैसे दोनों में था तो उसका न्यूनतम घात क्या हुआ था, 2 पर पावर 1 दिख रहा था यहाँ वाला। ठीक है, अब चलिए LCM पे चलते हैं। LCM के लिए क्या करना होता है,
देखिए एलसीएम के लिए क्या करना है। एलसीएम के लिए देखिए जितना टाइप का आपको संख्या दिख रहा है ना उसको पहले लिख लीजिए। जैसे हमको यहाँ दिख रहा है 2 दिख रहा है, गुना 3 दिख रहा है, गुना 5 दिख रहा है। इस 3 टाइप का संख्या 2 है, 3 है, 5 है और उसका सबसे मैक्सिमम घात जो होगा, सबसे अधिकतम घात जो होगा उसको आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 1 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 पर पावर 2 दिख रहा है। तो अधिकतम घात 2 पर पावर 2 है तो वो लिख देंगे हम। 3 पर पावर 1 दिख रहा है अधिकतम घात, 5 पर पावर 1 दिख रहा है अधिकतम घात। 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 पंचे 60, यानी इसका एचसीएफ क्या एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो गुणनखंड हम लोग क्या किए, जितना टाइप का गुणनखंड था उसको ले लिए या सभी गुणनखंड को ले लिए और जो उसका मैक्सिमम घात था वो हम लोग बैठा दिए। तो एलसीएम के लिए देखिए क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि सभी गुणनखंड सभी गुणनखंड लेकर उसकी अधिकतम घात लेना है। ठीक है, चलिए उसका अधिकतम घात लेना है, उसका अधिकतम घात लेना है। ऐसा हम लोग क्या करेंगे एलसीएम में करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, इस टाइप का और भी सवाल आएगा। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 96 का अगर करेंगे तो 2 से 48 बार में 96, 2 से 24 बार में 96, 2 से 12 बार में 24, 2 से 6 बार में 12, 2 से 3 बार में 6 और 3 से 1 बार में 3। अब देखिए 404 का करेंगे तो 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर 3 से लगाएंगे आप, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से, फिर मतलब 2 से 3 से 5 से अभाज्य संख्या से ही बढ़ना है आगे। ठीक है, अब देखिए समझ में आता है क्या, 101 खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक तो हम आप लोगों को बताए ही हैं, 101 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 101 से लगाएंगे एक बार में। अब चलिए जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे वैसे ही कर लेते हैं। 96 लिख लेते हैं और इसका अब हम लोग पावर में ही चलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर कितना है 5 है और 3 का पावर 1 है। ठीक है, फिर 404 पे चलते हैं। तो 404 में क्या है, 2 का पावर 2 है और 101 का पावर 1 है। ठीक है, 101 का पावर 1 है। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले एचसीएफ निकालना है तब एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ पे चल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसके लिए क्या हो जाएगा, जो दोनों में गुणनखंड उपस्थित है, 2 उपस्थित है दोनों में और उसका सबसे कम वाला घात लेना है तो 2 का पावर 2 और इसका 2 का पावर 2 का मान क्या होता है 4 और यही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ हम लोग बाकी और तो कोई मिल ही नहीं रहा है, 3 इसमें नहीं है 404 में, 101 2 96 में नहीं है। अब फिर चलिए कहता है एलसीएम ज्ञात करने। देखिए एलसीएम आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो जितना टाइप का है 2 है 3 है 101 है उसका अधिकतम घात लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आइए एक चीज़ और समझते हैं। देखिए किसी भी दो संख्या के लिए ना, दो संख्या के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ
बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये हमेशा दो ही संख्या के लिए होगा, दो संख्या के लिए, दो संख्या के लिए, दो से अधिक संख्या के लिए भी होता है, लेकिन उसके लिए ये रूल काम नहीं करेगा। एलसीएम, देखिए एलसीएम हमको ज्ञात करना है। अगर यहाँ से एलसीएम को हम इधर रखते हैं तो उधर देखिए क्या है, पहली संख्या तो है ही, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है ही। अच्छा, अब देखिए HCF इधर गुना में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और एक ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहली संख्या देखिए 96 था और दूसरी संख्या क्या था, 404 था। 96 गुना 404 हम लोग लिख लिए और बट्टे में HCF हमारा क्या आया, 4 आया। ठीक है, 4 आया। तो अब इससे क्या कीजिए आप कि इसको काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 101 बार में। और 96 और 101 को आप गुना करेंगे तो ये आपको आएगा 96। ठीक है, यही आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए हम लोग। चाहे तो आप दूसरे भी तरीका से निकाल सकते हैं एलसीएम, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हुए 8वां प्रश्न देखते हैं। उदाहरण का 8वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 2 से लगाइए 36 दूना 72, 2 से लगाइए 18 दूना 36, 2 से लगाइए 2 नमा 18, 3 से लगाइए 3 तिया 9, 3 से लगाइए 3 एकम 3। ठीक है, अब चलिए 120 पे चलते हैं। 2 से लगाइए 60 बार में 120, 2 से लगाइए 30 बार में 60, 2 से लगाइए 15 बार में 30, 3 से लगाइए 3 पच्चे 15, 5 से लगाइए 5 एकम 5। अब क्या करते हैं, तीनों का हम लोग पावर में कर लेते हैं। ठीक है, 6 बराबर क्या था, 6 बराबर था 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, 72 बराबर क्या था, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। और 120 बराबर क्या है, देखिए 2 का पावर 3 और गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 है। अब देखिए इसी में हम लोग क्या करते थे, एलसीएम के पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए जितना भी गुणनखंड दोनों में है, जैसे 2 देखिए दोनों में, सॉरी तीनों में, 3 को 3 का निकालने कहा है तो तीनों में देखेंगे। तीनों में देखिए 2 पर पावर दिख रहा है, 2 पर पावर कुछ ना कुछ दिख रहा है तो हम लोग 2 ले लेते हैं। एचसीएफ में हम लोग क्या लेते थे, न्यूनतम सबसे मिनिमम पावर लेते थे। तो मिनिमम पावर यहाँ क्या है, 1 दिख रहा है। ठीक है, और कोई ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में है तो 3 दिख रहा है, 3 ले लीजिए, उसका मिनिमम पावर लेना है। ठीक है, और कोई दिख रहा है 5 तो सिर्फ एक में ही है, बाकी और में है नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 और 3 का पावर 1 3 और 2 तिया 6, हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब चलिए LCM निकालते हैं। LCM कैसे, LCM के लिए हम लोग चलते हैं। LCM देखिए, LCM निकालने के लिए क्या करते थे, जितना भी टाइप का गुणनखंड है, देखिए जितना भी टाइप का गुणनखंड है, 2 है, 2 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 5 का पावर 1 है। तो जितना टाइप का गुणनखंड था वो ले लिए। अब उसका मैक्सिमम पावर लीजिए, अधिकतम घात। अधिकतम घात कितना है, 3 दिख रहा है, 2 का पावर 3। 3 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 का अधिकतम घात 1 दिख रहा है। बस यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 का पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 8 नमा 72 और 72 पंचे आप करेंगे तो 5 दूना 10 के शून्ना हासिल 1, 7 पच्चे 35 1 36, यानी 360 आपका क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद के प्रश्न के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में प्रश्नावली का जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है। भाषा वाला टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब आराम से बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को 1.2 के प्रश्नों को पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।